नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेड अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 44, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 45 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप दोपहर 3 बजे लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रश्न आपके सीटेड के साथ साथ सुपर टेट और अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जब मैंने प्रश्न पूछा था उसके आंसर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल का विचार जो है वो दिया था। चार ऑप्शन थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर जो है वो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जो सुलह कुल है इसका अर्थ क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सार्वभौमिक शांति जो है इसका अर्थ जो है वो होता है। इसमें यह कह सकते हैं ये जो है वो सहिष्णुता, न्याय के आधार पर अलग अलग जो धर्म है उनके लोगों के लिए या उन लोगों के बीच ईमानदारी और बिना भेदभाव से शासन करना इसके अंतर्गत आता है, जो कि मुगल सम्राट अकबर जो है इनके द्वारा विचार दिया गया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन नियम ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। न्यूटन का नियम कहता है, डार्विन का नियम कहता है, फैरल का नियम कहता है या गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका फरेल नहीं होगा, ये फैरल होगा। तो फैरल का जो है वो नियम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यानी कि आप आंसर की बात कर लेते कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फैरल का नियम। और फैरल का नियम होता क्या है, तो एक सिंपल सी लाइन में ध्यान रखिए कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली जो सभी हवाएं होती हैं वो पृथ्वी की गति के कारण जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें दाहिनी और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यही आपका यहाँ पर पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, किस नियम के अनुसार है, तो फैरल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। इसके अलावा जो फैरल का नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, तो कह सकते हैं ये जो नियम है वो बड़े क्षेत्रों पर जो चलने वाली स्थानीय पवनें होती हैं, छोटे चक्रवात होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं, इन सभी पर लागू होता है। उसके साथ साथ ये जो नियम है उसका प्रभाव महासागरीय धाराओं में भी देखने को मिलता है, ज्वारीय गतियों में भी देखने को मिलता है, रॉकेटों में भी देखने को मिलता है। अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुभवजन्य अनुसंधान विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक, गुणात्मक, सैद्धांतिक या सूक्ष्म। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मानव व्यवहार है उसके पीछे के जो कारण होते हैं उसकी जांच करने के लिए आपका गुणात्मक अनुसंधान के जो तरीके होते हैं उनका सामाजिक विज्ञान में यूज किया जाता है। ये आमतौर पर आप देखेंगे तो एक प्रयोग की शुरुआत में जो है आयोजित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न कह रहा है कि उल्का है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष जो है उससे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग या पुच्छहीन धूमकेतु। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि उल्का इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बाह्य जो अंतरिक्ष है उससे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। द्रव्य कह सकते हैं, ठोस भी कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर टाइप का होता है। तो ये जो पिंड आपके आते हैं यही आपका उल्का हो जाता है। और पिंड को यानी कि पूरा जो आपका इसका टर्म हो जाता है वो उल्का पिंड हो जाता है। इसको अच्छा एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपकी जो है वो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए या अंदर प्रवेश करने के लिए 11.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड जो है वो चाहिए होती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। अब देखिए पृथ्वी के बाहर देखते हैं छोटे छोटे उल्का पिंड टाइप के या पिंड टाइप के पत्थर टाइप के ऐसे घुमा करते हैं, आपने शक्तिमान में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। ये क्या करते होते हैं, जब ये जो 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि किसी में अगर इतनी स्पीड आ जाएगी तो ये क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में या गुरुत्वाकर्षण
को चीरते हुए कह सकते हैं जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें प्रवेश कर जाएगा। और इतनी स्पीड से जो है ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल पर सीधे स्पीड से गिरते हुए दिखाई देते हैं। और जब आते हैं तो जाहिर सी बात है जो पृथ्वी है उसका भी अपना अलग अलग लेयर पे आप देखते हैं वायुमंडल है, तो वायुमंडल से घर्षण करते हुए आते हैं, तो यही हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। और पृथ्वी के धरातल तक आते आते यदि पूरी तरीके से ये घर्षण के कारण घिस जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो पृथ्वी तक नहीं पहुंचते हैं। यदि पूरी तरीके से नहीं टूट पाए या कह सकते हैं पूरी तरीके से इनका घर्षण नहीं हो पाया तो ये पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं, तो यही आपके उल्का पिंड होते हैं। इन्हीं को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, इन्हीं को हम लूका नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी इनके नाम हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, कि किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन को छात्रों में एक विषय के रूप में देखा जा सकता है जिसका अर्थ एक महत्वपूर्ण और संतुलित जागरूकता विकसित करना है। कथन किसका है ये आपको बताना है। 4 यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, और आपको बताना है कि ये किसके अनुसार जो है ये कथन है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए लाटन और डफोर 1976 जो है इसमें इन्होंने कथन दिया था, तो इनके अनुसार ये जो है वो इनका कथन है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वन होगा। तो वन आपको बताना है किस तरह के पाए जाते हैं। पतझड़ी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, घास स्थल वन पाए जाते हैं, या उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय वन जो है आपका सही हो जाएगा। और इनके क्षेत्र की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि आपकी जो भूमध्य रेखा है इसके दक्षिण में आप कह लीजिए या उत्तर में कह लीजिए, दक्षिण या उत्तर में 28 डिग्री जो है इसके भीतर जो है वो होता है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो आपका जैसे कि एशिया है हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, मैक्सिको है, इन सभी क्षेत्रों में जो है ये फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, स्कूल समुदाय और शिक्षक के लिए और मूल्यांकन प्रक्रिया को लाभकारी तथा स्वीकार्य निम्नलिखित में से कौन जो है वो बनाता है। पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यक्तिगत लक्ष्य, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सहायक लक्ष्य, व्यक्तिगत और सहायक लक्ष्य, या व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्य। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल आपका समुदाय और शिक्षक के लिए पारस्परिक रूप से जो लाभप्रद और कह सकते हैं सहायक लक्ष्य जो है वो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है इसको और अधिक स्वीकार्य और लाभकारी परिणाम पाने के लिए बनाया जाता है। यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था। पुनर्जन्म का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत, या ब्रह्म निर्गुणता का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय दर्शन जो दर्शन है उसको जैन धर्म का यही जो है वो मुख्य योगदान था। स्यादवाद जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद ये जो है इसका अर्थ होता है। ये आपका जैन जो दर्शन है उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आता है। तो वही ध्यान रखिएगा कि जैन दर्शन के अंतर्गत कोई वस्तु का गुण है उसको समझने के लिए, समझाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए ये आपका एक सापेक्षिक सिद्धांत जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका आठवां क्या है, कि संभाषण आधारित उपागम के प्रयोजन या कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि नई भाषा के सक्षम उपयोगकर्ताओं के रूप में शिक्षार्थियों को सक्षम करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कई भाषाओं के लिए कुशल उपयोगकर्ता बनाने के लिए। तीसरा कह रहा है कि एक मानक तरीके से भाषा सिखाने के लिए। और चौथा कह रहा है कि अलग अलग भाषाओं का अनुवाद करने के लिए।
आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संभाषण आधारित जो उपागम है, इसमें अर्थ और असली संचार जो है उस पर ध्यान केंद्रित जो है वो करना होता है, और साथ साथ वर्तमान जो भाषा होती है उससे भी जुड़ा होता है। तो कह सकते हैं शिक्षार्थियों को नई भाषा के उपयोग में जो है वो सक्षम बनाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में जो है वो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग कानूनों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है, लोक सेवक जो है उनकी नियुक्ति के लिए किया जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है, या सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी जो विषय है उस पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जनमत संग्रह जो है वो लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि जो जनमत संग्रह होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसका एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें होता है क्या है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई एक क्षेत्र है, उसके सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय पर एक व्याख्यान देने से पहले आवश्यक माना जा सकता है। निर्देशात्मक उद्देश्य, विषय के लिए सभी अंकों का भार, सभी दिए गए जो संदर्भ हैं सुझाव के संदर्भ, या एक प्रकार के मूल्यांकन की तरह है जो कि विषय पर आधारित होगा। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए निर्देशात्मक उद्देश्य आपका सही हो जाएगा। एक जो शिक्षक होता है उसको जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसको महत्व देकर जो प्रभावी अधिगम है वो बनाना चाहिए, और जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो जो दिशा निर्देश होते हैं उसके रूप में जो है आप कह सकते हैं काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, या राज्यसभा में 12 सदस्य। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका आर्टिकल 80 के अनुसार या अनुच्छेद 80 के अनुसार जो राज्यसभा है इसकी यदि बात करें तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 जो है वो हो सकती है। इनमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। निम्नलिखित तरीकों को पढ़ें। पहला कह रहा है कि प्रेरक कार्य का प्रयोग करें, दूसरा कह रहा है सावधानी से संरचित और एकीकृत ज्ञान के आधार पर बनाई गई क्रियाएं, तीसरा कह रहा है छात्रों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ तक आपका कथन है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तरीका गहन अध्ययन को बढ़ाने का कार्य करता है। केवल एक, एक और दो, दो और तीन, तीन या दो। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि थर्ड और सेकंड ये दोनों आपके सही हैं। पहला वाला कट जाएगा, प्रेरक कार्य का प्रयोग करके, सावधानी से संरचित और एकीकृत ज्ञान के आधार पर, और छात्रों की सक्रिय भागीदारी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके जो अधिगम है उसमें जो शिक्षक है अपना रोल बढ़ा सकता है, या कह सकते हैं जो गहन अध्ययन है उसको बढ़ाने का कार्य इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार, या एक सप्ताह में 2 बार। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एक महीने में एक बार सही हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा। अब देखिए लघु ज्वार होता क्या है इसको समझिए। तो अष्टमी जो है उसके दिन जो चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसकी जो आकर्षण शक्ति होती है वो विपरीत होती है, जिससे क्या होता है आपके कम ऊंचा ज्वार उठता है। इसीलिए इसे हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। ये आपका यहाँ पर लघु ज्वार भाटा लिखा हुआ था। एक और आपका होता है वृहत ज्वार। क्या होता है आपका वृहत ज्वार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज्यादा ऊंचा उठता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि
अमावस्या और जो पूर्णिमा है उसके दिन जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी सब आपके एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसका सम्मिलित आकर्षण के कारण वृहत जो है उत्पन्न होते हैं। वृहत को आप स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, स्प्रिंग टाइड। और जो लघु ज्वारभाटा है इसको आप नीप टाइड के नाम से जानते हैं, NEAP टाइड, नीप टाइड के नाम से जानते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र के प्रदर्शन का एक शक्तिशाली कारक है? नीति निर्माता, शिक्षक की गुणवत्ता, स्कूल के नियम या शिक्षक की योग्यता। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की गुणवत्ता जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में ये एक कथन भी एक व्यक्ति ने दिया था, इनका नाम था, दो व्यक्ति संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं, डार्लिंग हैमड। इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो शिक्षक की जो गुणवत्ता होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये छात्र की उपलब्धि जो है उससे जुड़ी हुई होती है, जो कि छात्र का जो प्रदर्शन है वो करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उन्हीं में से एक जो है वो होता है। यही आपका प्रश्न में पूछा गया था, प्रदर्शन का एक शक्तिशाली कारक कौन सा है? तो शिक्षक की गुणवत्ता आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई या उड़ीसा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंडमान निकोबार यहाँ पर बात हुई है तो अंडमान निकोबार की आपको पता होना चाहिए राजधानी। तो आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी, और इसका सबसे बड़ा शहर भी अंडमान निकोबार का आपका यही है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर ही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में फैसला करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्री के, भारत के राष्ट्रपति के, या संसदीय कार्य मंत्री का, या लोकसभा के अध्यक्ष का। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, इसको एकदम रट के रखिएगा। आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 जो है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसको एक विशेष विधेयक, तो धन विधेयक यहाँ पर प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, धन विधेयक जो है या नहीं है, इसका फैसला लेने की शक्ति जो है वो देता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? कपास, बाजरा, चना या गन्ना। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी आपकी कपास की उपज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा भी जाता है। और ये मिट्टी जो है वो लावा प्रदेश होते हैं उनमें जो है वो पाई जाती है, जैसे कि आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों में। कपास के अलावा काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो जैसे कि चावल है, गेहूं है, गन्ना है, जूट है, दालें हैं, वो सब इसी मिट्टी पर उगने वाली मुख्य जो है वो फसलें उसमें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि शुंग राजवंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? चार ऑप्शन है, विदिशा, पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान या वनज। आपको बताना है कि शुंग राजवंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, विदिशा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मौर्य साम्राज्य था उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश है इसकी स्थापना जो है वो की थी। और जो विदिशा है जो कि आपका MP में आता है वर्तमान में, इसको अपनी राजधानी जो है वो बनाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो नाम ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक जो है यही थे शुंग वंश के। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार डेली दोपहर 3 बजे अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर सर्च करके डायरेक्ट भी आप ऐड हो सकते हैं। नंबर की वहाँ टेंशन ना लीजिएगा, किसी का नंबर किसी को वहाँ पर शो नहीं होता है। प्रश्न देखते हैं अपना 19 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट अफेयर में भी एक बार ये प्रश्न मैं पूछ चुका हूँ। तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 3 अक्टूबर 1959 की तारीख थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, या कह सकते हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो राजस्थान था, इसमें ये जो राजस्थान के अंतर्गत एक बागदड़ी नाम का गांव पड़ता था, इसमें जो है सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू किया गया था। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सप्तऋषि नक्षत्र का सबसे छोटा तारा ध्रुव तारा किस दिशा में संकेत करता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर ऑप्शन ABCD के फॉर्म में या आंसर के फॉर्म में वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं इसका अगला वाला पार्ट कल दोपहर 3 बजे, तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।